हरारे ने कहा, नादान नहीं हो इसलिए तुम्हें टेलीपैथी सिखाई गई है। लेकिन फरहाद के सामने खुद को बहुत ज़्यादा दाना भी ना समझना। तुम्हारे फ़ायदे की बात समझाता हूँ। उसके खिलाफ कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना, हर पहलू पर गौर करना। ज़रा सी भी उलझन या शुबा हो तो फ़ौरन हमसे मशवरा करना। ऐसा करोगे तो तबई उम्र तक जिंदा रहोगे। सुपर मास्टर और तीनों फौज के अफसरान ने भी उन्हें ताकीद की कि कोई भी पेचीदा मसला हो तो वो 3D अपने बड़ों से ज़रूर मशवरा लिया करें। फिर सुपर मास्टर ने कहा, मैं ताजिकिस्तान में नोबल हायर से रब्ता कर रहा हूँ, तुम तीनों मेरे दिमागों में आओ और उसकी आवाज़ सुनो। उसने रब्ता किया। नोबल हायर ने कहा, सर आपकी हदायत के मुताबिक मैं अपनी रहायशगाह की 4 दीवारी में हूँ। ना किसी से मुलाकात करने जा रहा हूँ, ना फ़ोन पर किसी से रब्ता कर रहा हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम हदायत के मुताबिक अमल करते हो। अगर ऐसे ही मोहतात रहोगे तो फरहाद तुम्हारे अंदर कभी नहीं पहुंच सकेगा। मैं अभी फौज के आला अफसरान को फरहाद के मुतालिक बता रहा था। उनका भी यही ख्याल है कि तुम बहुत मोहतात रहने के आदी हो। अभी हमारे पास ख्याल ख्वानी करने वालों की कमी है। जो हैं वह दूसरे अहम मामलात में मसरूफ़ हैं। चूंकि वहाँ फरहाद है, इसलिए हम जल्द ही किसी टेलीपैथी जानने वाले को तुम्हारे पास भेजेंगे। शुक्रिया सर। अगर आपका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला यहाँ आकर मेरे दिमाग को लॉक कर देगा तो फिर फरहाद की टेलीपैथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे दिमाग को यहीं से लॉक कर दिया जाएगा। सुपर मास्टर ने राब्ता ख़त्म करके माइक हरारे से पूछा, अगर नोबल हायर के दिमाग को लॉक कराया जाए तो क्या फरहाद के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? वो बोला, अगर नोबल हायर के मुताबिक फरहाद अभी तक पहुंच नहीं पाया तो फिर वो बेचारा भी आइंदा उसकी ख्याल ख्वानी से महफूज रहेगा। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। डिमोरा ने कहा, मैं अभी अपने बंगले में जाऊंगा। नोबल हायर के अंदर पहुंचकर उसके जरिए वहां के अहम रहनुमा की आवाज़ें सुनूंगा। इसके बाद उसके दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए लॉक कर दूंगा। डी हार्वे ने कहा, हम 3D वहाँ के मुसलमान रहनुमाओं के जरिए उनके उल्मा के अंदर जाएंगे और उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाएंगे। वो खुफिया इजलास बर्खास्त हो गया। तमाम अफसरान और टेलीपैथी जानने वाले उसी आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर अपने अपने बंगले में चले गए। माइक हराने ने भी अपने बंगले में आकर एक सिपाही को कॉफ़ी लाने के लिए कहा। फिर एक सोफे पर बैठकर पारस के मुतल्लिक सोचने लगा। अभी खुफिया इजलास में शरीक होने से पहले भी वो पारस के मुतल्लिक ही सोच रहा था, क्योंकि उस वक्त शीतारा के दिमाग को अपने काबू में करते करते पारस की मुदाखलत से नाकाम होकर अपने बंगले में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया था। शतरंज की बाजी में कभी शिकस्त ना खाने वाला दिल ही दिल में तस्लीम कर रहा था कि पारस भी ज़बरदस्त शातिर है। नाकामी का सबब यह था कि वो शीतारा से फ़ोन के ज़रिए दोस्ती करने के बाद उसके ताबेदार पाशा की गैर मामूली समात पर भरोसा कर रहा था। माइक हरारे की जगह कोई भी होता तो पाशा पर भरोसा करता, क्योंकि सभी उसकी गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी कुव्वत के बारे में जानते थे। वह जो सुनता था, जो तारीकी में देखकर बताता था, उस पर यकीन कर लेते। माइक हरारे और शीतारा ने पाशा के जरिए पहले ये मालूम किया कि पारस किसी हेलीकॉप्टर में दुश्मनों से जंग कर रहा है और आखिरी दुश्मन को ख़त्म करने के बाद हेलीकॉप्टर कहीं जा रहा है। यूं ख्याल कायम किया गया कि वह कश्मीर से निकलकर हेलीकॉप्टर के जरिए सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाएगा। चूंकि वहाँ तेज़ बर्फानी हवाओं के सबब हेलीकॉप्टर की परवाज़ मुमकिन नहीं होती, इसलिए वो दर्रा कराकुरम, खंजराब या फिर भारतीय इलाका लद्दाख की तरफ जाएगा। फिर उन्होंने पाशा के जरिए उसी रात पारस की आवाज़ सुनी। उसके साथ किसी औरत की भी आवाज़ आ रही थी और पारस की बातों से जाहिर हो रहा था कि वो औरत नेपाली ज़ुबान बोल रही थी। माइक हरारे के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि पारस कितना बड़ा फ्रॉड है। जो कुछ वह पाशा के जरिए सुन रहे हैं वह दरअसल पारस उन्हें एक कैसेट रिकॉर्डर के जरिए सुना रहा है और उन्हें एक नेपाली औरत की मौजूदगी से समझा रहा है कि वो भी भारतीय इलाके में कहीं है, और भारतीय इलाके से यही समझा गया कि वो कश्मीर से लद्दाख के दरमियान किसी बस्ती में है। अगर माइक हरारे को ज़रा भी शुबा होता कि पारस दिल्ली में शीतारा के कहीं आसपास है तो वो कभी पूजा को अपनी मामूला बनाकर शीतारा को एसाबी कमज़ोरी की दवा पिलाने और उसके दिमाग में घुसने की प्लानिंग ना करता। वो मैदान साफ देखकर बहुत बड़ी बाजी जीतने वाला था। अब वही बड़ी बाजी हार कर शीतारा और पारस पर यह जाहिर कर चुका था कि शतरंज का आलमी चैंपियन टेलीपैथी भी जानता है और उसका ताल्लुक सुपर मास्टर से है। बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब यह बिगड़ा हुआ काम किस तरह बनाया जा सकता था? अगर वो भारतीय फौज को बता देता कि शीतारा का मौजूदा फ़ोन नंबर क्या है और वह दिल्ली के किसी इलाके की एक कोठी में अभी मौजूद है, तो फौजी उसे ज़रूर गिरफ्तार करते, क्योंकि फौजी अफसरान शीतारा को देशभगत तस्लीम नहीं करते थे और कहते थे कि वो पारस की दीवानी है और कश्मीर में फ़ौजियों को मना करती है कि वो पारस को गोली ना मारे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्मी करें। इसके बाद वो पारस पर काबू पा लेगी और वह फौजी उसकी टेलीपैथी की वजह से मजबूर हो जाते। माइक हरारे के लिए यह अजीबोगरीब इश्क था कि दोनों एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते थे और मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम भी आ सकते थे। पारस उसे दुश्मन समझकर उससे दूर दूर था। वो पाशा के जरिए उसकी आवाज़ सुनकर उसे तलाश कर रही थी। माइक हरारे की बातों में आकर उसे अपना गुलाम बनाना चाहती थी और उसी पारस ने उस महबूबा को हरारे की उम्र भर की गुलामी से बचा लिया था।
इस वक्त पूजा साबी कमजोरी में मुब्तला होकर एक बिस्तर पर पड़ी थी। हरारे उसके चोर ख्यालात पढ़कर शीतारा की मौजूदा मसरूफियात को समझ सकता था। उसने मालूम किया। दाई माँ ने एक डॉक्टर को बुलाकर पूजा का मुआयना कराया था। डॉक्टर उसे साबी कमजोरी दूर होने की दवा देकर और एक इंजेक्शन देकर चला गया था और कह गया था कि अभी पूजा को नींद आ जाएगी। शीतारा ने पूजा के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। माई खरारे ने मुझे फांसने के लिए तुम्हें आलाकार बनाया था। मैं खैरियत से हूँ, तुम फिक्र न करो। मैं अपने बेडरूम में रहूंगी। कोई ज़रूरत हो तो मुझे या माँ जी को आवाज़ देना। तुम्हारी तवानाई जल्द ही बहाल हो जाएगी। पूजा ने आंखें बंद कर लीं। अब माई खरारे उसके ख्वाबीदा दिमाग से ये तस्दीक कर चुका था कि शीतारा अपने बेडरूम में है। उसने पूजा के चोर ख्यालात से एक फौजी अफसर के फ़ोन नंबर मालूम किए। फिर अपने फ़ोन का रिसीवर उठाकर उससे रब्ता किया और कहा, आप मुझे नहीं जानते, वैसे जानना भी ज़रूरी नहीं। मैं एक ऐसी इतला दे रहा हूँ जिसे सुनकर आप खुश होंगे और सच्चे देशभगत की तरह फ़ौरन उस पर अमल करेंगे। उसने शीतारा की मौजूदा रिहाइशगाह का पता बताकर कहा, अगरचे शीतारा भारतीय एक हिंदू है, लेकिन फरहाद की फैमिली से उसका गहरा ताल्लुक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने कश्मीर में पारस को गिरफ्तार नहीं होने दिया। अगर आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो वो टेलीपैथी के जरिए आपके तमाम फौजी राज इस्लामी ममालिक तक पहुंचा देगी। अफसर ने कहा, अगर आप दुरुस्त इतला दे रहे हैं तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बाय द वे, आप हैं कौन? आप पहले शीतारा को गिरफ्तार करें, फिर मैं अपना तारुफ कराऊंगा और ये ताकीद करूंगा कि आप और आपके फौजी जवान उसे गिरफ्तार करने तक बिल्कुल गूंगे बने रहें, वरना वो आपके दिमागों में जल्जले पैदा करने लगेगी और हाथ से निकल जाएगी। माई खरारे रिसीवर रखकर उस फौजी अफसर के अंदर पहुंच गया। उसकी कार्रवाई देखने लगा। वो अपने मातियत को बुलाकर कह रहा था, 25 मुसल्ला जवानों को तैयार करो, हम अभी एक कोठी का मुहासरा करेंगे। मातियत के जाने के बाद उसने बड़ी फौज के जनरल से रब्ता किया, शीतारा के बारे में बताया और कहा, अगर इतला दुरुस्त हुई तो शीतारा 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाएगी। अगर वो किसी तरह बच निकलना चाहेगी तो उसे घेरने और गिरफ्तार करने के लिए शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि आप नाकाबंदी का हुक्म सादिर करें, दिल्ली शहर की पुलिस और इंतजामिया को अलर्ट कर दें ताकि वह टेलीपैथी जाने वाली शहर से बाहर न जा सके। जनरल ने कहा, शीतारा पिछले दिनों हमारे लिए मुसीबत बनी रही। हमारे बड़े बड़े अफसरान के दिमागों में जाकर अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे अमल कराती रही। कई अफसरान की इंसल्ट करती रही। भगवान करे वो गिरफ्त में आ जाए, फिर हम उसकी टेलीपैथी समेत उसे चिता में जला देंगे। जनरल से रब्ता खत्म हुआ। वो अफसर अपने मातियत और 25 मुसल्ला फौजी जवानों के साथ शीतारा की रिहाइशगाह की सिमत जाने लगा। तीनों फौज के अला अफसरान उस टेलीपैथी जाने वाली से इस कदर खार खाए हुए थे कि उसे जान से मार डालना चाहते थे, जबकि माई खरारे ने सोच रखा था कि शीतारा को मरने नहीं देगा, सिर्फ जख्मी करेगा और उसके दिमाग पर आइंदा हुकूमत करता रहेगा। उन्होंने उस कोठी का मुहासरा कर लिया। अहाते का बड़ा गेट खुला हुआ था, कोई मुलाजिम वहाँ नहीं था। अफसर ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी, कॉल बेल के बटन को दबाया, फिर जोर से दरवाजे को पीटना चाहा तो वो खुल गया, क्योंकि अंदर से बंद नहीं था। वह 6 मुसल्ला जवानों के साथ अंदर आया। ड्राइंग रूम से गुजरकर एक कमरे में देखा, वहाँ पूजा बिस्तर पर गहरी नींद में थी। अफसर ने कहा, हमने कभी शीतारा को देखा तो नहीं, शायद यही शीतारा है। ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बजने लगी। मातियत ने वहाँ आकर रिसीवर उठाकर हेलो कहा। माई खरारे ने कहा, अपने अफसर से कहो वो जिस लड़की को नींद की हालत में देख रहा है वो शीतारा की डमी है, इसका नाम पूजा है। असली शीतारा और उसकी बूढ़ी दाई माँ दूसरे बेडरूम में है। मातियत ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे मालूम हो रहा है कि हम शीतारा को नहीं उसकी डमी को देख रहे हैं? सवाल करने में वक्त ज़ाया न करो, मैं तुम्हारे अफसर का मुखबर हूँ और याद रखो इसी कोठी के किसी पिछले कमरे में वो पाशा भी होगा जो होटल लेक व्यू के डाइनिंग हॉल में जख्मी हुआ था। मातियत रिसीव रखकर तेजी से चलता हुआ अफसर के पास आया। अफसर पूजा को झिंझोड़ कर जगा रहा था। वो कमजोरी से कराती हुई जरा आंखें खोल रही थी और फिर सोने लगती थी। मातियत ने कहा, सर फ़ोन पर आपको एक मुखबर कह रहा है कि ये शीतारा की डमी है, इसका नाम पूजा है। असल शीतारा एक बूढ़ी दाई माँ के साथ किसी दूसरे बेडरूम में है। वह तमाम मुसल्ला फौजी उस कोठी के तमाम कमरों के दरवाजे खोलकर देखने लगे। तमाम कमरे खाली थे। मातियत ने कहा, फ़ोन पर बताया गया कि पूजा भी कोठी के किसी पिछले कमरे में है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ वही पूजा है। माई खरारे अफसर के अंदर मौजूद था। शीतारा की नज़र न आने पर मायूस हो रहा था। वो पूजा से यह कहकर गई थी कि दूसरे बेडरूम में रहेगी, जैसा कि वो पूजा को छोटी बहन की तरह चाहती थी। इसके पेश नज़र ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो छोटी बहन को बीमारी की हालत में छोड़कर चली जाएगी। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। इस बार अफसर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए पूछा, हेलो कौन है? शीतारा की आवाज़ आई, वही हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो। अभी तुम्हारे अंदर सुपर मास्टर का एक ख्याल ख्वानी करने वाला माई खरारे छुपा हुआ है। वह तुम्हें मेरे पीछे दौड़ा रहा है। मत दौड़ो, थक जाओगे, गिर जाओगे और अगर मेरे इल्म से अपाहिज हो गए तो फौज में रहने के काबिल नहीं रहोगे। वो बोला, हम जख्म खाने और देश पर जान देने के लिए वर्दी पहनते हैं, तुम्हारी तरह हम देश के दुश्मन नहीं हैं। तुम लोग मुझे दुश्मन बना रहे हो। मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए हो? तुमने पिछले दिनों हमारे कई आला अफसरान को गालियाँ दी थीं और बाज़ के दिमागों में जल्जला पैदा किया था। वह अफसरान अपने फ़राइज़ से कोताही कर रहे थे।
और ड्यूटी के वक्त शराब पिया करते थे। ये समझते थे कि सियासी हुक्मरान उन्हें रोकने टोकने की जरूरत नहीं कर सकते और उनसे ऊपर भगवान है और भगवान उन्हें सज़ा देने धरती पर नहीं आएगा। इसलिए मैं उन्हें सज़ा देकर उन्हें फ़राइज़ को समझने और अदा करने पर मजबूर करती हूँ। तुम्हें हमारे देश से और हम फौजियों से नहीं, सिर्फ पारस से दिलचस्पी है। जब भी वो गिरफ्त में आते आते निकल जाता था तुम इस बात का गुस्सा हम पर उतारती थी। जब उसकी मौत की झूठी खबर फैली तो तुमने हमारे कई अफसरान के दिमागों में जलजले पैदा किए, उन्हें दिमागी मरीज बना दिया। श्रीनगर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। इस एक शहर में पूरी फौज पारस का सुराग ना लगा सकी। तुम लोगों को अपनी एक कोताही और गैर जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही है। हम सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह समझ लिया है कि तुम फरहाद के बेटे पारस की दाश्ता हो। उसके साथ रातें गुजारना नसीब नहीं हो रही हैं, इसलिए हम पर गुस्सा उतारती हो। वो गुस्से से भड़क गई। मोहब्बत से कुर्बान होने और पारस की तमन्ना करने वाली के लिए ये एक गाली थी कि वो दाश्ता है। उसने अचानक अफसर के दिमाग में जलजला पैदा किया। वो यकबारगी चीख मारकर उछलता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। रिसीवर हाथ से छूट गया। अब फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं थी। वो उसके अंदर बोली, कुत्ते, तू मोहब्बत को क्या समझेगा? औरत की शर्म व हया को क्या समझेगा? शर्म वालियाँ किसी एक की होती हैं और सर से पैर तक अपने बदन को, अपनी ज़ात को, अपने दिल की एक एक धड़कन को और अपने दिमाग की एक एक सोच को सिर्फ अपने एक चाहने वाले की अमानत समझती हैं। वो अपनी अमानत मांगता है तो वो देती हैं, नहीं मांगता है तो उसी के लिए खुद को संभाल कर रखती हैं। वो तैश में आकर बोल रही थी। मुसल्ला फौजी अपने अफसर को फर्श पर तड़पते देखकर उसे संभाल रहे थे। उसका मातहत कह रहा था, शीतारा, तुम कितने अफसरान और फौजी जवानों को दिमागी मरीज बनाओगी? तुम्हारा बुरा अंजाम करीब है। हमें मालूम हो चुका है कि तुम इस दहली शहर में हो। हम तुम्हें इस शहर से बाहर निकल भागने का मौका नहीं देंगे। वो दिमागी तौर पर होटल ताजमहल के कमरे में हाजिर हो गई। अगर चाहती तो मातहत को भी सज़ा दे सकती थी, लेकिन ये बात अहम थी कि दहली में उसका सुराग मिल गया है। अब शहर की नाकाबंदी होगी और उसे यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा फ़ौरन ही शहर छोड़ने के लिए कोई महफूज रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उसने दाइमा से कहा, माइक हरारे अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने भारतीय सेना को मेरे पीछे लगा दिया है। शहर की नाकाबंदी हो रही होगी। हर जवान और बूढ़ी को चेक किया जाएगा। दाइमा ने कहा, तेरी एक पहचान ये है कि मैं बूढ़ी तेरे साथ हूँ और पाशा जैसा पहाड़ तेरा बॉडीगार्ड। पुलिस और फौज वाले सबसे पहले ताजमहल जैसे महंगे होटल में तुझे ढूंढने आएंगे। वो एक छोटे से बैग में ज़रूरी सामान रखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। तुम भी यहाँ से निकल कर किसी घर में अपना ठिकाना बनाओ। पाशा से कहो रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में रहे, मैं राब्ता करती रहूँगी। पाशा इसी होटल के दूसरे कमरे में था। वो उसे और दाइमा को छोड़कर बाहर आई। तेज़ी से सोचती रही कि शहर से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करे। वो होटल से बाहर आकर एक फुटपाथ पर खड़ी हो गई। अगर महज पूरी फौज के दरमियान से गुजरना होता तो उन सबकी आंखों में टेलीपैथी की धूल झोंक कर बखैरियत किसी दूसरे शहर में पहुंच जाती, लेकिन उसे माइक हरारे की तरफ से खतरा था। वो भारतीय फौजी अफसरान से ताउन कर रहा होगा। जिस औरत पर भी शीतारा होने का शुबा होता होगा वो उसी औरत के चोर ख्यालात पड़ता होगा। अगर शीतारा भी किसी फौजी अफसर की नज़रों में आ जाती और उस अफसर के साथ माइक हरारे होता और वह हरारे की आमद पर सांस रोक लेती तो उसे दिमाग का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया जाता या फिर उसे जख्मी किया जाता और यूं हरारे उसके अंदर आकर तस्दीक कर देता कि यही शीतारा है। फिल वक्त ये इत्मीनान था कि कोई उसे चेहरे से नहीं पहचानता। अक्ल कह रही थी कि अब इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना किसी न किसी चेक पोस्ट पर पकड़ी जाएगी। मामला पुलिस का नहीं, फौज का था। ऐसे ही वक्त एक शख्स गले में मफरल डाले सिगरेट के कश लगाते हुए उसके करीब आया। वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों से और हुलिये से बदमाश लगता था। उसने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, क्या अकेली हो? माँ कसम, मैं भी अकेला हूँ। शायद हम दोनों के लिए ही कहा गया है कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे अकेले दो। शीतारा को उसकी बात पर गुस्सा आया। वो एक चुटकी बजाकर उसे फुटपाथ से सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे फेंक सकती थी, मगर गुस्से के बावजूद अकल आई कि मुस्कुराकर बोलना चाहिए। शायद ऐसे वक्त ये गुंडे बदमाशी काम आ जाएं। वो मुस्कुराकर बोली, मैं अकेली, तुम अकेले, मगर हम जाएंगे कहाँ? वो खुश होकर बोला, हमारे देश की ज़मीन पर तरह तरह की जन्नतें आबाद हैं, हम ऐसी एक जन्नत में चलेंगे। उसने 2 उंगलियां मुंह में डालकर जोर से सीटी बजाई। कुछ फासले पर एक टैक्सी खड़ी हुई थी। वो स्टार्ट हुई, फिर तेजी से चलती हुई करीब आकर रुक गई। उसमें से एक दुबला पतला बदमाश निकल कर बोला, उस्ताद, तुम्हारा जवाब नहीं है। शिकार को पहले ही भांपकर टैक्सी वाले को रोक रखा था। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। शीतारा वहां बैठ गई। दोनों बदमाश उसके आसपास आकर बैठ गए। एक ने ड्राइवर से कहा, चलो आगे बढ़ो, हम रास्ता बताएंगे। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, हम ड्राइवर हैं, सवारियों को खूब पहचानते हैं। जिस अंदाज में छोकरी को ले जा रहे हो उससे मंजिल का पता चल गया है। शीतारा ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। समझ रही थी ये लोग उसे बाजार हुस्न ले जाएंगे। वह मुतमईन थी कि कोई मर्द उसे वहां हाथ नहीं लगा सकेगा। ऐसा सोचते वक्त उसे पारस याद आ रहा था। क्या वो अब भी यहाँ होगा? उसने कहा था कि श्रीनगर में काली संगम की इमारतों में दुश्मनों से बच निकलने में शीतारा ने उसकी मदद की थी। वो किसी का कर्ज अपने सर नहीं रखता, इसलिए जवाबन उसे एक दुश्मन की मामूला और ताबेदार बनने से बचा कर जा रहा है। क्या वो जा चुका है? ये शहर छोड़ चुका है?
क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि माइक हरारे नाकाम होकर फिर कोई चाल चल सकता है और ऐसे वक्त फिर उसे अपने महबूब के ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। ऐसे वक्त पारस का कुछ जिक्र हो जाए कि वह श्रीनगर से दिल्ली क्यों चलाया, जबकि उसे अमरीकी अज़ाइम का पता चल गया था कि वो सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय और पाकिस्तानी फौजों की नकलो हरकत और फौजी कमजोरियां मालूम करना चाहते हैं। पारस ने तय किया था कि वो कश्मीर से अब पाकिस्तान के सिमत दर्रा कराकोरम के इलाके में जाएगा। ऐसे ही वक्त आमना फरहाद यानी रसवंती ने उसे रब्ता किया, फिर कहा 24 घंटे के बाद आदिल और आना अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के साथ शाहराह रेशम के करीब खंजराब पहुंचेंगे। सुपर मास्टर के आलाकार भी ऐसे ही अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के साथ वहां जा रहे हैं और इन आलात के जरिए दोनों मुल्कों के फौजी राज मालूम करने वाले हैं। पारस ने कहा, मामा मैं भी उस तरफ जाने के मुतल्लिक सोच रहा था। मैं जानती हूँ बेटे, मगर 24 घंटे के बाद जाओ। तुमने लेक व्यू में पूजा को देखा है, वो वापस शीतारा के पास जा रही है, उसका ताकुब करो और शीतारा पर नजर रखो। मेरी होने वाली बहू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसे सिर्फ मुसीबत से नहीं, दिल्ली शहर से भी बाहर पहुँचाकर खंजराब चले जाओ। पारस ने माँ की हदायत पर अमल किया, पूजा का ताकुब करता हुआ दिल्ली आया। वहाँ शीतारा ने पूजा की रिहाइश का अलग इंतजाम किया था। उसे एयरपोर्ट से साथ लेकर उसकी रिहाइशगाह में आई और वहाँ देर तक रही, क्योंकि पूजा की तबीयत खराब हो गई थी। ये वही वक्त था जब माइक हरारे ने बीमार पूजा के दिमाग में जगह बना ली थी। शीतारा आधी रात गुजर जाने के बाद दाई माँ के साथ पूजा के मकान से निकली, फिर अपनी कोठी की तरफ गई। पारस ने उसका ताकुब करके उसकी कोठी को भी देख लिया, फिर रात गुजारने के लिए एक दरमियाने दर्जे के होटल में आ गया। वहाँ एक कमरा हासिल करके आराम से सो गया। इरादा था कम से कम 4 घंटे तक सोने के बाद पूजा और शीतारा की खबर लेगा, लेकिन 4 घंटे से पहले आंख खुल गई। बारबरा उसके अंदर आकर कोड वर्ड्स अदा करके बोल रही थी, काम के वक्त गहरी नींद सोते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे साथ सोता तो ज़रूर शर्म आती, दोनों साथ शर्माते तो अच्छा लगता। शट अप, तुम ऐसी बातों की बात तभी क्या है? बेचारी आफरीन जैसी ना जाने कितनी लड़कियां तुम्हारे इश्क में जान गवा बैठी हैं। वो एक सर दाह भर कर बोला, मुझे आफरीन की मौत का सदमा है, मैं उसे कभी बुला नहीं पाऊंगा, लेकिन सदमा करने से वो वापस नहीं आएगी। फिर मेरी जिंदा दिली वाली जो फितरत है वो फितरत कायम रहेगी। तुम अपनी बात करो, कैसे आना होगा? वो बोली, मामा ने हदायत की थी कि मैं पूजा के पास जाऊं और तुम्हें उसके बारे में मालूमात फराहम करूं। फिर बारबरा ने बताया कि वो बीमार पूजा के दिमाग में खामोशी से गई थी। वहाँ एक शख्स उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना चुका है और उसके जरिए शीतारा को हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उसे भी अपनी मामूला और कनीज बनाने वाला है। इस वक्त पूजा ने एक मेडिकल स्टोर से एक मुज़र दवा खरीदी है और अब शीतारा की कोठी की तरफ जा रही है। बारबरा ये मालूमात फराहम करने के बाद चली गई। इसके बाद पारस ने जिस तरह ड्रामाई अंदाज में शीतारा को माइक हरारी की कनीज बनाने से बचाया, उसका जिक्र हो चुका है। माँ की एक हदायत पर अमल करने के बाद दूसरी हदायत भी याद रही कि शीतारा को दिल्ली शहर से बाहर पहुंचाना है। गोया भी मुसीबत के साए उस पर मंडला रहे थे, अगरचे वो हरारे की साजिश से बचने के लिए 1 घंटे बाद ही अपनी कोठी छोड़ चुकी थी। दाइमा और पाशा के साथ होटल ताजमहल चली गई थी। पारस दूर ही दूर से उसकी निगरानी कर रहा था। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसलिए ताक़ुब में दुश्वारी हो रही थी। वो सोच रहा था, पता नहीं वो और कहाँ कहाँ भटकेगी। उसका पीछा करने के लिए गाड़ी लाजमी थी। वह दरमियाने दर्जे के होटल में वापस आया। वहाँ एक सिख ड्राइवर अपनी टैक्सी में बैठा चाय पी रहा था। पारस के ज़हन में एक तदबीर आ गई। उसने मेकअप का कुछ सामान खरीदा, होटल के कमरे में आकर चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का इजाफा किया, सर पर पगड़ी बांधी और पूरी तरह एक सिख बनकर होटल से बाहर आ गया। इसी होटल के सामने कितने रिक्शा और टैक्सी वाले आकर रुकते थे। खाना खाते या सिर्फ चाय पीकर चले जाते। इस वक्त वहाँ हिंदू ड्राइवरों के अलावा 2 सिख ड्राइवर भी थे। एक ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसे पूछा, भाया कित्थे जाना है? पारस ने करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे कहीं जाना नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरे सिख भाई हो, इसलिए अपना एक राज तुमसे कहना चाहता हूँ। ज़रूर कहो, मेरा नाम गुरबच्चन सिंह है। भाई कहते हो तो दिल की बात कह दो, पारस ने राजदारी से कहा। मैं अमृतसर से आया हूँ। भारत सरकार के पास बागी सिखों की जो फहरिस्त है उसमें मेरा भी नाम है। मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, मैं छुप छुपा कर दिल्ली आ गया हूँ। वो पारस के शाने पर हाथ मार कर बोला, भाया फिक्र न कर, हम तुझे पनाह देंगे। मगर इंटेलिजेंस वालों ने अमृतसर में तेरी तस्वीर वगैरह भी हासिल की होगी, वो तस्वीर के जरिए तुझे पहचान लेंगे। पारस ने कहा, जासूस तो क्या, मुझे मेरे माँ बाप भी नहीं पहचान सकेंगे, ये मेरा असली चेहरा नहीं। मैंने 5 बरस तक मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप की हैसियत से मुलाजमत की है। मुझे मेकअप का ऐसा कमाल है कि आदमी का हुलिया बदल कर रख देता हूँ। वाह भाया, फिर तो तुम कमाल के भाया हो। क्या काम धंधा तलाश कर रहे हो? हाँ, यही मेरी परेशानी है। अमृतसर में टैक्सी चलाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई महाजन किसी जमानत के बगैर मुझे अपनी टैक्सी नहीं देगा। ओए परवाह ना करो, अभी मेरे साथ चलो, टैक्सी भी मिलेगी और तुम्हारा लाइसेंस भी बना दिया जाएगा। चलो आ जाओ। उसने पारस को अगली सीट पर अपने पास बिठाया, फिर टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए पूछा, भाया तेरा नाम क्या है? असल नाम भगत सिंह है, लेकिन मैं यहाँ सबको अपना नाम हरनाम सिंह बताता हूँ। ठीक है, हरनाम सिंह ही बनकर हो, कोई फिक्र ना करो। कोई गड़बड़ होगी तो हम संभालेंगे। यहाँ तुम्हारे रहने और खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। वो बातें करते हुए लोक नायक भवन के इलाके में आ पहुंचे।
वहाँ खान मार्केट में कार और टैक्सियों के मरम्मत का एक कारखाना था। उसका मालिक एक बूढ़ा सिख था। गुरबचन सिंह ने उससे पारस का तारुफ करवाया। फिर एक छोटे से कैबिन में ले जाकर यह असलियत बताई कि मैं खालसा तहरीक का एक जानिसार हूँ, मेकअप का माहिर हूँ, चेहरा बदलकर रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब यहाँ टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करना चाहता हूँ। बुजुर्ग सिख ने खुश होकर मेरे शाने को थपथपाया, फिर कहा, यहाँ कोई पूछे तो कह देना मेरे भतीजे हो, कल तक तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, आज आराम करो। वो बोला, मैं आज ही से काम करना चाहता हूँ, आप मुझे एक टैक्सी दे दें, लाइसेंस के बगैर कोई पुलिस वाला रोकेगा तो मैं रिश्वत देकर पीछा छुड़ा लूँगा। पारस की इस बात पर सबने कहकर लगाया। फिर उसे एक टैक्सी चलाने को मिल गई। बुजुर्ग सिख ने कहा, रात को नाइट शो खत्म होने तक गाड़ी चलाओ, फिर वापस आ जाओ, जब तक कोई ठिकाना न बने गैराज में रहो। यूं पारस को टैक्सी मिल गई। जब वो टैक्सी चलाता हुआ ताजमहल होटल के करीब पहुंचा तो रात का अंधेरा फैल रहा था। उसने एक जगह गाड़ी रोक दी, फिर टेलीफोन बूथ में आया। वो दिन के 11 बजे मालूम करके गया था कि शीतारा ने किस नाम से होटल के 2 कमरे हासिल किए हैं। उसने बूथ में आकर होटल के काउंटरमैन से रब्ता किया, फिर पूछा, कमरा नंबर 218 में कमला देवी मौजूद हैं या जा चुकी हैं? अगर वो होंगी तो मैं अभी उनसे मुलाकात के लिए आऊँगा। काउंटरमैन ने कीबोर्ड की तरफ देखा, फिर कहा, कमला देवी मौजूद हैं, आप आ सकती हैं। वो रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आ गया। ये मालूम हो गया कि शीतारा भी होटल में मौजूद है। वो टैक्सी के पास आकर खड़ा हो गया। अब शीतारा होटल से निकलकर कहीं भी जाती तो वो टैक्सी में बैठकर आसानी से उसका ताकुब कर सकता था। एक गाड़ी की जो कमी थी वो पूरी हो गई थी और उसने अच्छा खासा भेस भी बदल लिया था। फुटपाथ पर 2 गुंडे खड़े हुए थे। उनमें एक हट्टा कट्टा था और दूसरा दुबला पतला सा। उनके अंदाज से पता चल रहा था कि वो शिकार की तलाश में है। ऐसी वक्त शीतारा होटल से बाहर आई। उसके पास एक सफरी बैग देखकर पारस ने अंदाजा किया कि वो होटल छोड़ रही है। एक बदमाश सिगरेट के कश लगाता हुआ उसके पास जाकर कुछ कह रहा था। दूसरे दुबले पतले बदमाश ने टैक्सी के पास आकर पूछा, सरदार जी सवारी ले चलोगे? वो बोला, आहो, सवारी कित्थे है? वो मेरा यार उधर गया है, अभी आता है, फिर चलेंगे। थोड़ी देर बाद उसके यार ने 2 उंगलियों को मुंह में डालकर सीटी बजाई। दूसरे बदमाश ने दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए कहा, चलो, सवारी उधर आगे खड़ी है। पारस ने टैक्सी आगे बढ़ाकर शीतारा के करीब रोक दी। पिछली सीट का दरवाज़ा खुला, फिर वो दोनों बदमाशों के दरमियान आकर बैठ गई। एक ने पारस से कहा, चलो आगे बढ़ो, हम रास्ता बताएंगे। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, बाबूजी हम ड्राइवर हैं, सवारियों को खूब पहचानते हैं। जिस अंदाज में छोकरी को ले जा रहे हो उससे मंजिल का पता चल गया। पारस ने अकब नुमाइने का जाविया ऐसा रखा था कि शीतारा नजर आ रही थी। उसकी जेरे लब मुस्कुराहट बता रही थी कि वह शिकार वालों को शिकार करने आई है। एक बदमाश ने कहा, तुम अकेली हो, इस होटल में क्या करने आई थी? वो बोली, मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, इस शहर में अकेली हूँ। होटल में रहना चाहती थी लेकिन एक दुश्मन मेरे पीछे है, मैंने उसे छुपने के लिए तुम्हारा सहारा लिया है। फिक्र ना करो, हम ऐसी जगह तुम्हें ले जाएंगे कि दुश्मन तो क्या, पुलिस वाले भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो मुस्कुरा कर बोली, सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ। पारस उसकी बातों के पीछे छुपी हुई असल बातों को समझ रहा था। टैक्सी बाजार हुस्न में पहुंच गई। हट्टे कट्टे बदमाश ने कोठे के सामने रुकने के लिए कहा। गाड़ी रुक गई। बदमाश ने शीतारा से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह कौन सा बाजार है? वो खिड़की से बाहर निकलकर बोली, हाँ, एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि यहाँ औरत की इज्जत का सौदा होता है। ताज्जुब है, यहाँ हर आने वाली नई लड़की पहले रोती और गिड़गिड़ाती है, मगर तुम मुतमईन हो? वो बोली, क्या मेरे रोने गिड़गिड़ाने से तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और तुम मुझे बहन बनाकर यहाँ से ले जाओगे? वो नागवारी से बोला, बकवास मत करो, चलो उतरो गाड़ी से। तुम किसी दुश्मन से मुंह छुपाना चाहती थी, आज के बाद हर एक से मुंह छुपाती रहोगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो अपना बैग लेकर टैक्सी से उतरी। पारस ने कहा, बाबूजी किराया तो देते जाओ। बदमाश ने कहा, सब्र करो सरदार जी, वो सामने वाले कोठे में जा रहे हैं, माल बना कर आएंगे तो तुम्हें डबल किराया देंगे, अब यहाँ ठहरो। वो दोनों शीतारों को अपने दरमियान यूं ले जाने लगे जैसे हिरासत में ले जा रहे हों, जबकि वो खुद अपनी मर्जी से जा रही थी। कोठे का अंदरूनी हॉल बहुत खूबसूरत था। मुजरे के शौकीन दौलतमंदों के लिए फर्शी नशिस्त का इंतजाम था। दीवारों पर नीम उरियां तस्वीरें आवेजा थीं। छत से कीमती फानूस लटक रहे थे। एक बूढ़ी नायिका ने दूर ही से शीतारा को तारीफी नजरों से देखा, फिर बदमाश से कहा, धर्मू, तू जौहरी है, आज तू ऐसा हीरा लाया कि इस पर आंख नहीं ठहर रही। धर्मू ने कहा, तो फिर दाम भी ऐसा लगा दे कि हमारी मेहनत सफल हो जाए। दाम अच्छे दूंगी, मगर मैं जिंदगी में ये पहली लड़की देख रही हूँ जो मुसीबत नहीं बन रही है। ऐसा लगता है जैसे राजी खुशी आई है। कोई दुश्मन इसकी जान के पीछे पड़ा है, ये समझती है कि यहाँ महफूज रहेगी। फिर तो ये समझदार है। मैं यहाँ आने वालियों को बेटियां बनाकर रखती हूँ। बेटी, तेरा नाम क्या है? शीताना ने कहा, जब माँ बन रही हो तो नाम भी अपनी पसंद से रख लो, मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुकी हूँ। नायिका ने मुस्कुरा कर कहा, बोलती खूब हो। उस्ताद जी, अंदर जाओ और छम्मन बाई से 3000 लाकर धर्मू को दे दो। धर्मू ने कहा, भाई जी क्या गजब करती हो, ऐसा हीरा 3000 में भला कहाँ मिलता है? मैं कभी 2000 से ज़्यादा किसी को नहीं देती, तुझे 3 दे रही हूँ। नहीं भाई जी, मैं पूरे 5000 लूँगा।
सीतारा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, कुत्ते दलाल, क्या मैं ऐसी गई गुजरी हूं कि सिर्फ 5,000 लेगा? अरे भिखारी के औलाद, 10,000 तो मैं तुझे दे सकती हूँ। उसने कहकर सफरी बैग खोला, फिर उसमें से नोटों की गड्डियां निकाली तो सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो एक गड्डी धर्मू के मुंह पर मारती हुई बोली, इसे गिन ले, मेरे पास हर गड्डी 10,000 की है। वह सब जैसे दराए हैरत में डूबे हुए थे। फिर नायका ने पूछा, ए बेटी, तू बिकने आई है या हम सबको खरीदने? इतनी दौलत साथ लेकर घूम रही है, आखिर तू है कौन? तुम मुझसे पूछ रहे हो जबकि अभी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। देखो माँ जी, इस बैग में और 2.5 लाख रुपए हैं, उसे तुम रख लो और इन कुत्तों को यहाँ से जाने के लिए कहो। नायका ने कहा, धर्मू, तूने सुना नहीं? चल भाग जा यहाँ से, और खबरदार बाहर जाकर किसी से मेरी बेटी की दौलतमंदी का जिक्र न करना, वरना शंकर दादा से कहूंगी कि वह तुझसे ये 10,000 छीन ले। धर्मू ने अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा, माँ कसम, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस समझ लो कि यहाँ से सब कुछ भूल कर जा रहा हूँ। वो दोनों बदमाश तेजी से चलते हुए बाहर आए, फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगे। नीचे सड़क के किनारे पारस टैक्सी के पास खड़ा सोच रहा था कि सीतारा गलत जगह आ गई है। वो अपने बदन को हाथ लगाने की इजाज़त किसी को नहीं देगी। कोई ज़बरदस्ती करेगा तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करेगी। इस तरह ये बात फैलेगी कि इस बाजार में एक ऐसी हसीना आई जिसे सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। नज़दीक जाने वालों को टेलीपैथी का करंट लगता है। फिर ये दास्तान फौजियों तक पहुंचेगी तो वो कोठी को घेर लेंगे, उसे यहाँ से भागने का मौका नहीं देंगे। पारस सर उठाए ऊपर कोठे को देख रहा था और सोच रहा था, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही है। मुझे किसी तरह मालूम करना चाहिए और किसी बहाने उसे इस बाजार से ले जाना चाहिए। उसी वक्त वो दोनों दलाल कोठे से नीचे आए। धर्मू ने 9,000 जेब में रख लिए थे और 1,000 का नोट अपने साथी को देकर कह रहा था, इसका खुला लिया, इस टैक्सी वाले को देना है। पारस ने कहा, यह तो बहुत बड़ा नोट है, क्या उस लड़की ने दिया है? धर्मू ने आंखें दिखाकर कहा, लड़की ने दिया है या नायका ने, तुम्हें क्या लेना है? अपना किराया लो और जाओ। पारस ने कहा, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मुझे पिछली सीट के पास बड़े नोटों की एक गड्डी मिली है। क्या? वो दोनों चौंक गए। तेजी से चलते हुए उसके दोनों तरफ आए। एक ने उसका बाजू पकड़कर पूछा, कहाँ हैं वो रुपए? धर्मू ने उसका दूसरा बाजू पकड़कर पूछा, क्या वो 10,000 रुपये की गड्डी है? उसने दोनों से खुद को छुड़ाकर पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि वह 10,000 रुपये की गड्डी है? इसलिए कि उस लड़की के पास हर गड्डी 10,000 की है, उसके पास 2.5 लाख। धर्मू ने अपने साथी को डांट कर कहा, बे चुप, ये क्या बकवास करने लगे? अगर अब कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। पारस ने कहा, कोई बात छुपाने की है तो उसे ना बोलो, क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा, वो गड्डी छुपा कर रखूंगा। धर्मू ने गुस्सा दिखाकर कहा, ओए सरदार जी, हम यहाँ के बदमाश हैं, एक सीटी बजाऊंगा तो यहाँ बदमाशों की पलटन आ जाएगी। पारस ने कहा, फिर मैंने जो गड्डी पाई है उसमें से सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, वो पूरी पलटन भी हिस्सा मांगेगी। धर्मू का घुंसा ढीला पड़ गया। वो नरमी से बोला, यार क्यों गड़बड़ करते हो? यहाँ अगर शंकर दादा को मालूम हो जाएगा तो वो हमारे हाथों में 500-500 रुपये देकर बाकी सारा माल ले जाएगा। चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह भी वो नोटों की गड्डी नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम दोस्ती नहीं करना चाहते। दोस्ती और मोहब्बत से ही तुम्हें दौलत मिलेगी। ये क्या कहते हो सरदार जी? हम तुम्हें दोस्त ही नहीं भाई भी समझते हैं, तुमसे मोहब्बत भी करते हैं, तो फिर कोई बात ना छुपाओ। मुझे दोस्त या भाई समझकर बताओ, वो लड़की कौन है और कोठे में क्या कर रही है? वो कोई पागल या फिर कोई बहुत ही चालाक लड़की है। उसके पास लाखों रुपए हैं। वो रुपए उसने नायका को दे दिए और हमें भी 10,000 दिए। उसने अपने बारे में कुछ तो बताया होगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है और इतनी दौलत किसकी तिजोरी से लाई है। शायद वो नायका को कुछ बता रही होगी। नायका ने तो हमें वहाँ ठहरने नहीं दिया, फौरन ही भगा दिया और हमें धमकी दी है कि हम उस लड़की की दौलतमंदी का जिक्र किसी से ना करें, वरना शंकर दादा से कहकर हमारे 10,000 छीन लेगी। देखो, तुमने पूछा, मैंने भाई बनकर सब कुछ बता दिया। अब निकालो वो गड्डी। उसमें से 2 हिस्से हमारे और 1 हिस्सा तुम्हारा, क्योंकि तुम एक हो और हम 2 हैं। पारस ने कहा, ये कोठे वालियाँ बड़ी मालदार होती हैं। क्या उस नायका के कोठे में फ़ोन है? अगर है तो नंबर बताओ। धर्मू ने फ़ोन नंबर बताकर पूछा, क्यों वक्त बर्बाद करते हो? वो गड्डी निकालो। कौन सी गड्डी? मुझे टैक्सी के अंदर से 1 रुपये का नोट भी नहीं मिला। दोनों ने पारस का गिरेबान पकड़ लिया। फिर धर्मू ने कहा, सारा माल अकेले खाना चाहते हो? यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। पारस ने कहा, अगर मैं शंकर दादा को आवाज़ देकर कहूँगा कि तुम्हारे पास 10,000 हैं तो वो तुमसे गुंडा टैक्स वसूल करने की खुशी में मुझ जैसे मुखबर को इनाम देगा। दोनों ने उसका गिरेबान छोड़ दिया। पारस ने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम दोनों बहुत समझदार हो। अपने बाप का नाम सुनते ही अकल आ जाती है। धर्मू के साथी ने एक तरफ देखा, फिर परेशान होकर कहा, उस्ताद वो शंकर दादा है। वो दोनों घबरा कर देखने लगे। एक कद्दे-आवर सेहतमंद बदमाश उनकी तरफ आ रहा था। उसके पीछे 4 हवारी थे। वो करीब आकर बोला, क्यों बे धर्मू, सुना है आज बहुत ही सुंदर नारी फंसा कर लाए। वो खुश आमदाना अंदाज में बोला, दादा तुमसे भला कोई बात छुप सकती है? एक बहुत ही ज़बरदस्त पटाखा छोकरी अभी छम्मन बाई के कोठे में पहुंचा कर आ रहा हूँ। तुझे कितना माल दिया है? वो 1,000 का नोट दिखाकर बोला, दादा तुम तो जानते हो वो बड़ी मतलबी नायका है, हमें सिर्फ 1,000 में टरखा दिया है। शंकर दादा ने कहा, अगर छोकरी मेरे को पसंद आएगी तो 1,000 तेरे।
वरना मेरा कमीशन 300 बचा के रखना। ये कहकर वो अपने हवारियों से बोला, तुम लोग वसूली करने जाओ, मैं ज़रा छोकरी देकर आता हूँ। चारों हवारी दूसरे कोठों की तरफ चले गए। शंकर दादा छम्मन बाई के कोठे पर जाने लगा। धर्मुआ पारस से अकड़ नहीं दिखा सकता था, इसलिए चुपचाप अपने साथी के साथ वहां से खिसक गया। पारस यही चाहता था कि जहां शीतारा गई है वहां अभी कोई हंगामा हो जाए, ताकि वो इस बाजार में छुपकर न रह सके और यहां से जाने पर मजबूर हो जाए। शंकर दादा सीढ़ियां चढ़ता हुआ कोठे के हॉल में आया। वहां बाईजी और उसकी बाजी छम्मन बाई बैठी बातें कर रही थी। उसे देखकर कुछ परेशान हो गई। छम्मन बाई ने जबरन मुस्कुराकर कहा, अरे दादा, तुम तो धंधा शुरू होने से पहले अपना माल वसूल करने आ जाते हो, क्या हम पर भरोसा नहीं? भरोसा है, मगर मैं नकदी नहीं वो माल देखने आया हूँ जिसकी सुंदरता का चर्चा बाहर हो रहा है। धर्मू भी बड़ी तारीफें कर रहा था। भाई जी ने कहा, यह सच है, लेकिन अभी जो आई है उसे हमने सगी बेटी बना लिया, उससे धंधा नहीं कराएंगे। वो कहका लगाकर बोला, इस बाजार की हर नायका अपने पेट की औलाद से धंधा कराती है। क्या वो अभी आने वाली इतनी सगी हो गई कि यहाँ अपनी एक सगी बेटी से धंधा करा रही हो और उस हीरे को मुझसे छुपा रही हो? क्या टेढ़ी उंगली से घी निकालूं? ऐसा कहते उसने सांस रोक ली। वो इस इलाके में खुद को सबसे ताकतवर मनवाने के लिए वर्जिश करता और अपनी जान बनाता रहता था। जिस्म सेहतमंद था, इसलिए दिमाग हसास था। पराई सोच की लहरें महसूस हुई तो उसने बेख्तियार सांस रोक लिया। फिर कहा, यह भी मेरे सर में क्या हो रहा था? मैं नशा नहीं करता हूँ। फिर दिमाग घूमना चाहता था, सांस रोकने से मैं फिर ठीक हो गया। शीतारा छुपकर उसकी बातें सुन रही थी। उसकी सोच की लहर उसके दिमाग से वापस आ गई थी। टेलीपैथी का हथियार नाकाम हो गया। उसने अपने गिरेबान में हाथ डालकर एक 1.5 इंच की लंबी डिब्बियाँ निकाली। इसे खोला। इसके अंदर एक नन्ही सी सिरिंज थी जिसमें साबी कमजोरी की दवा थी। उसने डिबिया को छुपाकर सिरिंज को एक मुट्ठी में दबा लिया। जरा देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। छम्मन बाई ने दादा के साथ कमरे के अंदर आकर कहा, बेटी, मैंने पहले ही बताया था कि हम पुलिस वालों को रिश्वत देकर तुझे उनसे बचा लेंगे, मगर शंकर दादा हुस्न का पुजारी है, ये हमारी बात नहीं मान रहे। शंकर दादा ने शीतारा को ललचाई हुई नजरों से देखकर कहा, कसम पैदा करने वाले की, ये तो लाखों और करोड़ों में एक है। छम्मन बाई, तुम जाओ, आज तो अपनी रात इस कमरे में गुजरेगी। वो चली गई। शंकर दादा ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर पलट कर देखा। जिसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता था वो मुस्कुरा रही थी और अपने शाने से आंचल ढलका रही थी। वो खुश होकर करीब आया। शीतारा ने और करीब होकर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। इसके साथ ही सिरिंज की सुई उसकी गर्दन में पेवस्त हो गई। वो उसे आगोश में जकड़ने जा रहा था। अचानक ही कराह कर अलग हो गया। सिरिंज की थोड़ी सी दवा इंजेक्ट हुई थी और वह थोड़ी ही बहुत थी। शीतारा भी अलग होकर सिरिंज को डिब्बिया में रखने लगी। उस दादा पहलवान की तरफ देखना जरूरी नहीं था क्योंकि उसके दिमाग में पहुंच गई थी। वो पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। कमजोरी के बायस खड़ा नहीं रह सकता था। वो साड़ी का आंचल दुरुस्त करके उसे देखकर बोली, क्या हुआ पहलवान, मेरे गले नहीं पड़ोगे? मर्दानगी नहीं दिखाओगे? वह थूक निकल कर बोला, तुमने कुछ किया है। मेरा हलक खुश्क हो रहा है, मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं। मैं खड़ा होना चाहता हूँ मगर नहीं हो सकता। मैं चाहूँ तो खड़े भी हो सकते हो और यहाँ से जा भी सकते हो, ये देखो। उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे खड़ा किया, फिर इधर से उधर चलाकर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। फिर कहा, अब एहसास हो रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। ये भूल गई थी कि कोई मुझे जबरन हासिल करना चाहेगा तो मुझे अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी। तुम्हें यहाँ हलाक करके लाश नहीं छुपाई जा सकती। यहाँ से बाहर तुम्हें जाने दूंगी, तब भी मेरे पुरस्कार होने की बात आम होगी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा जिक्र किसी से नहीं करूँगा। मुझे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, जाने दूंगी, इसके बाद मुझे भी जाना ही होगा। लेकिन तुम ऐसे नहीं जाओगे। ना जाने तुम इस बाजार में कितनी मासूम लड़कियों के कपड़े उतार चुके हो, इसलिए आज अपने कपड़े उतार कर जाओ। वो इनकार करना चाहता था मगर शीतारा ने उसकी तरफ से मुंह फेर कर उसे बेलिबास होने पर मजबूर किया। फिर वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। बड़े हॉल में मुजरा सुनने के लिए तमाशबीन आने लगे थे। उन्होंने इलाके के दादा को मादरजाद नंगा देखा। बाईजी, छमन बाई और मुजरा करने वाली मुंह छुपाकर भागने लगी। दादा पहलवान कहकर लगाकर कह रहा था, देखो देखो, मुझसे इबरत हासिल करो। हम यहाँ औरतों को बेलिबास करने आते हैं, आज से मर्द बेलिबास होंगे। तुम तमाशबीनों में से जो कपड़ा ना उतारना चाहे वो फौरन भाग जाए, वरना मैं उसे नंगा कर दूंगा। ये सुनते ही सब भागने लगे। वह सब सीढ़ियों पर गिरते पड़ते नीचे पहुंचे। पारस टैक्सी से टेक लगाए खड़ा था। समझ गया कि हंगामा शुरू हो चुका है। एक रईस आजम दौड़ता हुआ पारस के पास आया, फिर बोला, सरदार जी, मुझे फौरन यहाँ से ले चलो, शंकर दादा पागल हो गया। उस रईस के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था। पारस ने उससे फ़ोन लेकर उसकी नाक पर एक घूंसा रसीद किया। वह जरा दूर जाकर चकरा के गिर पड़ा। इस रास्ते में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। सब जानना चाहते थे कि इतने तमाशबीन क्यों ऊपर से भागकर नीचे आ रहे हैं। जरा सी देर में जवाब सामने आ गया। इस इलाके का दादा पहलवान नंग धड़ंग ऊपर से सीढ़ियाँ उतरता रहा था। फिर सड़क पर आकर चीख चीख कर कह रहा था, आज से इस इलाके की तमाम औरतें मेरी माँ और बहनें हैं। अगर कोई अय्याश यहाँ आएगा तो मैं किसी औरत के बेलिबास होने से पहले उस अय्याश को अपनी तरह नंगा कर दूंगा। वो कहता जा रहा था और सड़क पर उछल उछल कर अपने हवारियों को मारता और उनकी गिरफ्त से बचता जा रहा था।
कोठी के अंदर बाई जी और छम्मन भाई ने शीतारा के पास आकर पूछा, बेटी ये क्या तमाशा हो रहा है? वो दोनों को तमांचे मारती हुई बोली, मैंने लाखों रुपए दिए हैं, तू मुझे बेटी कह रही है? लाओ मेरा बैग और अपनी तिजोरी खोलकर जितनी नकद रकम है वो भी बैग में रख दो, वरना तुम सबको भी दादा की तरह नंगा करके नीचे सड़क पर भेज दूंगी। वो खौफजदा होकर उसके हुक्म की तामील करने लगी। ऐसा ना करती तब भी टेलीपैथी के ज़रिए असर ऐसा करना पड़ता। ऐसे वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। शीतारा ने रिसीवर उठाया, फिर पारस की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। वो कह रहा था खुद को फंसाने के लिए, बड़े कमालात दिखा रही हो, क्या तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज़ है? वो खुशी से चीख कर बोली, पारस तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ, मैं आ रही हूँ। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें दहलीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ओह गॉड, यही तो प्रॉब्लम है। फौज ने नाकाबंदी की है और दुश्मन टेलीपैथी जानते। वो बात काट कर बोला, मैं सब जानता हूँ, वक्त ज़ाया न करो, वहाँ से निकलो और किसी टैक्सी में बैठकर प्लानिंग करो, अपनी जहानत को आजमाओ। ठीक है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, तुम अपना फ़ोन नंबर बताओ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मैं किसी दूसरी जगह पहुँच कर फिर रब्ता करूँगा। अच्छा, मेरा नंबर नोट करो। जब मैं ये जान सकता हूँ कि तुम बाजार हुस्न में हो तो क्या तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं जान सकता? गुड बाय। वो रब्ता ख़त्म करके मुस्कुराया, फिर उस मोबाइल फ़ोन को उसने स्टीयरिंग सीट के नीचे छुपा दिया। वो अपना सफरी बैग उठाए सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई। वहाँ शंकर दादा ने बेलिबास होकर आने वाले यात्रियों को चैलेंज किया था कि उन्हें भी बेलिबास कर देगा, इसलिए इज्जतदार तमाशबीन भाग गए थे, ग्राहक नहीं थे। लिहाजा तमाम रिक्शा और टैक्सियाँ भी नहीं थीं, सिर्फ एक टैक्सी नजर आ रही थी। पारस टैक्सी का बोनट उठाए यूं मसरूफ था जैसे गाड़ी की कोई खराबी दूर कर रहा हो। वो करीब आकर बोली, क्या गाड़ी खराब है? वह बोनट गिराकर बोला, तुम्हारे कदम अच्छे हैं, तुम्हारे आते ही गाड़ी ठीक हो गई, बैठ जाओ। वो पिछली सीट पर बैठते हुए बोली, तुम वही और यह टैक्सी भी वही है जिसमें मैं आई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, ये गाड़ी मेरी महबूबा की तरह नखरे करती है, कभी मेरी दुश्मन बन जाती है, ऐसी खराब होती है कि आने वाली सवारियां वापस कर देता हूँ, कभी दोस्त बनकर ऐसे फराटे भरती है कि एक दिन में 1000 रुपये कमा लेता हूँ। वो बोली, सरदार जी तुम बहुत बोलते हो और मैं खामोशी पसंद करती हूँ। जब तक मैं तुम्हारी गाड़ी में हूँ तुम बिल्कुल खामोश रहो। ठीक है, खामोशी से पहले बता दो कि जाना कहाँ है। वैसे हम टैक्सी ड्राइवर हैं, सवारियों को खूब पहचानते हैं। जिस अंदाज में तुम इस बाजार में गई और फिर वापस आई उससे पता चलता है तुम्हारी कोई मंजिल नहीं। ज़्यादा बोलने वाले बेवकूफ़ होते हैं, मगर तुम समझदारी की बातें कर रहे हो। वाकई मेरी अभी कोई मंजिल नहीं है, इसीलिए कहती हूँ खामोश रहो और मुझे किसी मंजिल का तयन करने दो। वो खामोश रहा, फिर उसने महसूस किया कि वो उसके दिमाग के अंदर आई है। वो ज़ेर लब मुस्कुराने लगा। उस पर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी बड़े मेहरबान थे। बहुत अरसा पहले उसके दिमाग के चोर ख्यालात वाले खाने को मुकफ्फल किया था। उनकी रूहानी टेलीपैथी के नतीजे में ऐसा होता था कि वो जिस भेस में रहता था, ख्याल ख्वानी करने वालों को उसके दिमाग से उसी भेस के मुताबिक मालूमात हासिल होती। इस वक्त भी शीतार उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर रही थी कि उसका असल नाम भगत सिंह था, मगर खालसा तहरीक के बागियों में उसका नाम आ गया था। भारत सरकार उसे गिरफ्तार करने वाली थी। वो भागकर दिल्ली आ गया। मेकअप के जरिए ज़रा चेहरा बदलकर हरनाम सिंह कहलाने लगा। फिर हरनाम सिंह की सोच ने बताया कि वह ज़ुबान का सच्चा और किसी भी मामले में काबिल एतमाद है और वह उस पर भरोसा कर सकती है। उसने अनजान बनकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, ड्राइवर का नाम कितना ही प्यारा हो, मुसाफिर घर पहुंचकर उसे भूल जाता है, इसलिए मुझे ड्राइवर ही कहो। तुम बहुत फजूल बातें करते हो हरनाम सिंह। वो फ़ौरन ही गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर हैरानी से बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो मुस्कुरा कर बोली, मैं ये भी जानती हूँ कि ये तुम्हारा असली नाम नहीं है और तुम्हारा चेहरा भी असली नहीं। तुम भारतीय जासूसों से छुपने के लिए भगत सिंह से हरनाम सिंह बन गए हो। पारस ने परेशान होकर उसे देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, देवी जी तुम कौन हो? मेरे बारे में कैसे जानती हो? क्या तुम भारतीय जासूस हो? वो बोली, नहीं, भारत सरकार तुम्हारी तरह मेरी भी दुश्मन है। यहाँ की फ़ौज ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए शहर की नाकाबंदी की है और मेरा शहर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और यहाँ के कानून के मुहाफिजों से छुपते फिर रहे हैं। देवी जी, जब नाकाबंदी हो चुकी है तो अब शहर से बाहर ना जाओ, खतरा टल जाने दो, मैं तुम्हें गैराज में ले जाकर छुपाऊंगा। नहीं, मैं आज रात ही किसी तरह जाऊंगी। शहर से बाहर मेरा महबूब मेरा इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, ये इश्क व मोहब्बत का मामला है? फिर तो मुझे अपने महबूबा की कसम है, तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगा। यही तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, किस तरह नाकाबंदी करने वालों को धोखा देकर शहर से बाहर जाऊँ। जब से मालूम हुआ कि वो मेरा मुंतज़िर है, मैंने शहर में कहीं छुपने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि अपने प्रेमी को बहुत चाहती हो, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं चाहना चाहिए, उससे लड़ना और दुश्मनी भी करना चाहिए। ये तुम कैसी उल्टी बातें कह रहे हो? क्या मोहब्बत करने वाले कभी दुश्मनी करते हैं? मेरी रेशमा करती है। एक बार उसने चाकू से मुझ पर हमला किया था, फिर बाद में मुआफ़ी मांगी। फिर उसे शुबा हुआ कि मैं उसकी मोहब्बत में कमी कर रहा हूँ तो उसने मेरी पिटाई करने के लिए चंद बदमाशों को मेरे पीछे लगा दिया। मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने उन बदमाशों की पिटाई कर दी। रेशमा मेरी दलेरी पर जान देती है। वो बोल रहा था और शीतारा सर झुकाए शर्मिंदगी से सोच रही थी। वो भी अपने पारस के पीछे पुलिस और फौज वालों को लगा चुकी है, उससे दुश्मनी करती है और हर दुश्मनी के बाद उससे शदीद मोहब्बत करने लगती है। वो बोली, हरनाम सिंह तुम दुरुस्त कहते हो, मैं भी अपने प्रेमी से लड़ती हूँ।
दुश्मनी की हद तक लड़ती हूँ, फिर जान से गुजर जाने की हद तक उससे मोहब्बत भी करती हूँ। फिर वो चौंक कर बोली, ये तुम किन गलियों से मुझे ले जा रहे हो? ये कौन सी जगह है? मैं अमृतसर से 2 माह पहले आया हूँ। मैं यहाँ की गलियों और मोहल्लों के नाम अच्छी तरह नहीं जानता। अभी गलियों से इसलिए गुजरा हूँ कि सड़कों पर फौज या पुलिस वाले गश्त कर रहे होंगे। हाँ, ये तुम दानिशमंदी से काम ले रहे हो, मगर हम कब तक भटकते रहेंगे? रात के 11 बजने वाले हैं। मुझे किसी तरह इस अंधेरे में ही शहर से बाहर ले चलो। मैं तदबीर सोच रहा हूँ, मगर दिमाग में यही बात आती है कि मुझे या तुम्हें कोई जादू आता हो तो। वो कहते कहते रुक गया। शीतारा ने पूछा, चुप क्यों हो गए? जादू आने से क्या हो जाता? वो बोला, मुझे बाजार हुस्न का वो मंजर याद आ रहा है। इलाके का एक खतरनाक बदमाश कपड़े पहनकर कोठे में गया था। वापसी में ऐसे नंगा आया जैसे किसी ने उस पर जादू किया हो और उसे पागल बना दिया हो। टैक्सी एक मोहल्ले में आई। वहाँ एक मकान में रंग बिरंगे कुमकुमे रोशन थे। शादी की शहनाई बज रही थी। मकान के हाथे के बाहर 2 बसें और चंद कारें खड़ी हुई थीं। पारस ने वहाँ टैक्सी रोक दी। शीतारा सोच रही थी कि हरनाम सिंह को टेलीपैथी के जादू के मुतालिक बताना चाहिए या नहीं। फिर वो बोली, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? वो बोला, शादी का घर देखकर सोच रहा हूँ, अगर मेरी गिरफ्तारी का वारंट ना निकलता तो अब तक रेशमा से मेरी शादी हो जाती। अभी तुम जादू के मुतालिक कह रहे थे मुझे एक जादू आता है। अगर तुम किसी तरह मुझे शहर से बाहर पहुंचा दो तो मैं जादू से रेशमा को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। देवी जी क्यों मुझे बच्चों की तरह बहलाती हो? अगर तुम्हें जादू आता तो क्या तुम अपने प्रेमी के पास ना पहुंच जाती? मैं टेलीपैथी जानती हूँ। उस इलम के जरिए मैंने उस खतरनाक गुंडे को सजा दी थी। उस इलम के जरिए मैंने अपनी इज्जत आबरू को सलामत रखा। लेकिन ये इलम मुझे अपने महबूब तक पहुंचाने के काम नहीं आ रहा है। पारस ने जानबूझकर उस शादी वाले मकान के सामने टैक्सी रुकी थी। जब उसने जाहिर कर दिया कि टेलीपैथी जानती है तो वो बोला, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बस समझ लो कि तुम अपने प्यार से मिलने जा रही हो। लेकिन कैसे? पारस ने कहा, इन 2 बसों को देखो, इन पर लिखा है दिल्ली से आगरा। इसका मतलब यह है कि बारात आगरा से आई है। दुल्हन को ब्याहने दुल्हा यहाँ दिल्ली से आया है और अभी दुल्हन को आगरा ले जाने वाला है। पूरी बारात आगरा जाएगी। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बारात वाली औरतों में शरीक होकर इस बस में बैठकर आगरा जाऊं? मगर चेक पोस्ट पर इन बसों की भी चेकिंग होगी। जरूर चेकिंग होगी। पुलिस या फौज वाले शायद औरतों से भी बातें करेंगे, लेकिन दुल्हन से कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो घूंघट में होगी। ये लोग राजपूत मालूम होते हैं। किसी भी फौजी को दुल्हन का घूंघट उलटने नहीं देंगे और ना ही उसे बात करने की इजाजत देंगे। शीतारा खुशी से उछल पड़ी। फिर बोली, मैं समझ गई। अगर मैं टेलीपैथी के जरिए दुल्हन को ट्रैप करके दूसरी जगह पहुंचा दूं और खुद दुल्हन बन जाऊं तो दुल्हा के साथ कार में बैठकर बारातियों के दरमियान सफर करके शहर से बाहर किसी रोक टोक के बगैर पहुंच जाऊंगी। दुल्हन को किसी दूसरी जगह ना पहुंचाओ, बेचारी भटकेगी या गलत हाथों में पड़ जाएगी। उसे मेरी टैक्सी में पहुंचा दो। मैं ये टैक्सी मकान के पीछे वाली गली में लाऊंगा। जब ये दुल्हन आकर बैठ जाएगी तो मैं इसे यहाँ से दूर इसके ससुराल आगरा पहुंचा दूंगा। वो खुशी से पारस के कंधे पर हाथ मारकर बोली, हरनाम सिंह, रात के 12 बजने वाले हैं। सुना है 12 बजे सिखों का दिमाग खराब हो जाता है और वह अहमकाना हरकतें करते हैं। मगर तुमने दानिशमंदी की इंतहा कर दी है। मेरी तारीफ करने में वक्त ज़ाया न करो, वरना बारात रुखसत हो जाएगी। वो टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बोली, मेरे बैग में तकरीबन 4 लाख रुपए हैं। मैं उस नायिका से भी कुछ छीन कर लाई हूँ। ये सारी रकम तुम्हें इनाम के तौर पर देकर जा रही हूँ। वह चली गई। पारस ने उसे मकान के हाथे में दाखिल होकर वहाँ की औरतों में शामिल होते देखा। फिर टैक्सी स्टार्ट करके उसे ड्राइव करता हुआ एक लंबा चक्कर काटकर उसी शादी वाले मकान की पिछली गली में आकर रुक गया। अब उसे इंतजार था कि कोई लड़की टेलीपैथी के जरिए सहरज़दा होकर आएगी और उसकी टैक्सी में बैठेगी। उसी वक्त बारबरा ने उसके दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, जनाब तबरेज़ी साहब के हुक्म से आई हूँ, वरना तुम्हारे जैसे बकवास आदमी से दूर ही रहना चाहिए। औरत जिस शख्स से दूर रहती है, करीब नहीं आती, उससे डरती है तो उस पर मरती भी है। बकवास मत करो, मैं अकेली नहीं आई हूँ। उसे सोनिया सानी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मक्कार चक्करबाज, क्या हो रहा है? वो बोला, तुम आई हो? मैं जानता था एक दिन अली तुम्हें ठुकराएगा तो मेरे ही पास मरने आओगी। वो बोली, मेरे अली की ठोकर से नई जिंदगी मिलती है। रह गई तुम्हारी बात तो तुम्हें अपने मुतल्लिक बड़ी खुशफहमी है। मैं और तुम पर मरूं? अरे तुम पर तो कोई गधी खाना भी मरेगी। वो चेक कर बोला, अरे सानी, तुमने यह नाम कब से अपना लिया? आज इतला दे रही हो? फिर सुल्ताना की आवाज़ आई। वो बारबरा और सानी से कह रही थी, ए लड़कियों, मेरे बेटे के मुंह ना लगो, मुंह की खाओगी। बेटे पारस, तुम्हारे अंकल सलमान भी मौजूद हैं। सलमान ने कहा, जनाब तबरेज़ी साहब ने फरमाया कि एक हिंदू राजपूत दुल्हन अपने मैके से दुल्हा के साथ ससुराल नहीं पहुंचेगी तो उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या करना चाहिए अंकल? तुम्हारी जहानत का जवाब नहीं है। तुम इसी तरह शीतारा को शहर से बाहर पहुंचा सकते हो। हम सिर्फ हिंदू दुल्हन की इज्जत और नेक नामी बहाल रखने आए हैं। सुल्ताना ने कहा, हिंदू दुल्हन का घूंघट ससुराल पहुंचने के बाद दुल्हा के हाथों से उड़ता है। रास्ते में दुल्हा और उसके रिश्तेदार भी उसे नहीं देखते। हम ऐसी रस्म का फ़ायदा उठाएंगे। मैं असल दुल्हन को गायब दिमाग रखूंगी और ससुराल पहुंचाऊंगी। वह हाजिर दिमाग उस वक्त होगी जब उसका दुल्हा उसका घूंघट उठा रहा होगा। पारस ने कहा, अब सबकी आमद ने ये मिशन आसान कर दिया कि मैं दुल्हन बनने वाली एक हिंदू बहन को किसी तरह चेक पोस्ट से गुजारूंगा।
इस टैक्सी में 4 लाख रुपए भी हैं और सुपर मास्टर का कोई टेलीपैथी जानने वाला किसी फौजी अफसर के जरिए उस दुल्हन बहन के दिमाग में पहुंचकर असलियत मालूम कर सकता है। अब यकीन है कि वो नाकाम रहेगा। वह टैक्सी से उतरकर मकान के पिछले हाथे से आगे वाले हिस्से की तरफ आया। वहाँ उसने उस शख्स से पूछा, बारात कब तक रवाना होगी? उसने जवाब दिया, दुल्हन को तैयार किया जा रहा है, 1 घंटे तक रवानगी होगी। सानी, बारबरा, सुल्ताना और सलमान उस शख्स के दिमाग में पहुंचे। फिर उसके जरिए एक औरत के अंदर आए। उस औरत को दुल्हन के पास ले गए। इसके बाद दुल्हन के करीब रहने वाली सहेलियों के अंदर पहुंच गए ताकि शीतारा उस दुल्हन की जगह ले तो उसके करीब रहने वालियों को गायब दिमाग रख सकें। दूसरी तरफ माइक हरारे ने भी यही सोचा कि वह तन्हा ख्याल खोनी के जरिए शीतारा को ट्रैप नहीं कर सकेगा। लिहाजा उसने सुपर मास्टर से कहा, मैंने शीतारा के मुतालिक मालूमात हासिल की हैं, वो दिल्ली में है। मैं भारतीय फौज के चंद अहम अफसरान के दिमागों में भी पहुंच गया हूँ। उन्हें माल किया कि वो शहर की नाकाबंदी करके शीतारा को गिरफ्तार करें, क्योंकि वो लोग भी शीतारा को पारस की दाश्ता और देश की दुश्मन समझते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुम वाकई ज़बरदस्त काम कर रहे हो। शीतारा हमारे ज़ेर असर आएगी तो हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों की टीम और ज़्यादा मजबूत होगी। मुझे इस मकसद के लिए अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अभी 3D को बुलाता हूँ, तुम उन तीनों को काम समझा दो। ऐसी वक्त डी क्रोसे ने रब्ता किया और कहा, मिस्टर हरारे, मैं अपनी टीम के साथ खंजरा पहुंच गया हूं। तुमने कहा था पारस इन्हीं अतराफ में होगा, क्या उसका सुराग मिला? माइक हरारे ने कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि पारस दिल्ली में है। तुम उसे टकराए बगैर सियाचिन के सिमत जाकर अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के जरिए दोनों मुल्कों की अफवाज के राज वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। डी क्रोसो ने कहा, यह अच्छी बात है, रास्ता साफ है। मैं अभी आगे जाकर कराकुरम के दर्रे से गुजरूंगा। जरा ठहर जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं टेलीपैथी जानने वाली शीतारा को फांस रहा हूँ। उस वक्त 3D भी सुपर मास्टर के कमरे में आ गए। माइक हरारे उन्हें शीतारा और पारस के मुतालिक तफसील से तमाम हालात बताने लगा। उसने 3D से कहा, तुम तीनों बेशक ताजिकिस्तान में मसरूफ़ रहो, लेकिन वक्तन फ़वक्तन भारतीय फ़ौज के अफसरों के दिमागों में भी जाते रहो। वो लोग शहर से बाहर जाने वालों को चेक कर रहे हैं। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए उन अफसरों में छुपी हुई शीतारा को पकड़ पाओगे। उसने डी क्रॉस और 3D को अपने अंदर बुलाकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर दिल्ली के तमाम फौजी अफसरान के अंदर बारी बारी उन्हें पहुंचाने लगा। वो टेलीपैथी जानने वाले 5 थे। दिल्ली से बाहर जाने वाले रास्ते पर जितने फौजी अफसरान थे उनके दिमागों में बराबर आते जाते रहे। जिस पर शुबा होता रहा उसके चोर ख्यालात पड़ते रहे। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ कामयाबी हासिल हुई। रात के 9 बजे दाई माँ गिरफ्तार हुई। फिर 10:30 बजे पाशा भी नज़रों में आ गया, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों के दिमागों को कमज़ोर बनाकर उनके चोर ख्यालात पड़ गए। पता चला कि वो होटल ताजमहल में थे। शीतारा ने शाम का अंधेरा फैलते ही होटल छोड़ दिया था, पता नहीं वो कहाँ गई। दाई माँ के चोर ख्यालात ने बताया कि वो शीतारा के लिए परेशान नहीं है, क्योंकि शहर में पारस मौजूद है। वो ज़रूर शीतारा की हिफाजत करता रहेगा। माइक हरारे ने कहा, अगर देर हो रही है अगरचे देर हो रही है, मगर वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। शीतारा के लिए दाई माँ और पाशा बहुत अहम है। वो उन्हें कैद से रिहाई दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। डी क्रोसो ने कहा, इतना तो यकीन है कि शीतारा और पारस शहर में कहीं छुपते फिर रहे हैं। जैसे ही किसी फौजी अफसर से उनका सामना होगा, हम उनके चोर ख्यालात से उनकी असलियत को समझ लेंगे। 3D के डी क्रेन ने आकर बताया, वहाँ के बाजार हुस्न में कुछ ऐसी गड़बड़ की इतला मिली है जो टेलीपैथी के जरिए ही अमल में आ सकती है। वह तमाम टेलीपैथी जाने वाले उन अफसरान के दिमाग में पहुंचे जो बाजार हुस्न में इंक्वायरी कर रहे थे। उस कोठे की नायिका बाईजी और छम्मन बाई वगैरह ने बताया कि वहाँ एक पुरस्कार लड़की आई थी। उसके पास लाखों रुपए थे। उसने इलाके के खतरनाक गुंडों को अपने कमरे से नंगा करके बाहर बाजार में पहुंचा दिया। फिर जाते वक्त कोठे की कमाई तकरीबन 2.5 लाख रुपए भी जबरन ले गई। शंकर दादा एक अस्पताल में था। उसके बयान से साबित हो गया कि शीतारा ने वहाँ टेलीपैथी का खेल खेला और अब किसी दूसरी जगह छुपने गई है। कोठे से लेकर अस्पताल तक जितने अफराद ने बयान दिया, उससे यही साबित हुआ कि वो तनहा थी। उसके साथ कोई मर्द यानी पारस नहीं था। माइक हराने ने कहा, पूजा और दाई माँ के ख्यालात से पता चलता है कि पारस शीतारा से दूर रहता है। दोनों लड़ते भी और एक दूसरे पर जान भी देते हैं। मुझे यकीन है कि पारस दूर रहकर उसकी निगरानी करता रहता है। अगर वो गिरफ्तार होगी तो वो उसे रिहाई दिलाने के लिए हमारी नज़रों में आ सकता है। ये पता नहीं चल रहा था कि वो किसी रिक्शा या टैक्सी में सफ़र कर रही है या किसी प्राइवेट गाड़ी वाले को ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप करके उसके साथ है, या फिर उसने किसी मकान के एक आध फर्द को अपना मामूल बनाकर वहाँ पनाह ले रखी है। हरारे ने फौज के काला अफसर से कहा, हम दाई माँ, पाशा और पूजा को हिरासत में लेकर शीतारा को ज़हनी परेशानियों में मुब्तला कर चुके हैं। वो उन्हें रिहा कराने के लिए शहर छोड़कर नहीं जाएगी। अब अगर एक एक इलाके को घेरे में लेकर वहाँ आर्जी कर्फ्यू नाफिज करके हर शहर की तलाशी ली जाए तो हम तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले छुपी हुई शीतारा को पकड़ लेंगे। पारस भी गिरफ्त में आ सकता है। अफसर ने कहा, यह समझ में नहीं आता कि वो दाई माँ वगैरह के लिए हमसे रब्ता क्यों नहीं कर रही। पहले तो वो पारस के मामले में गुस्सा दिखाती थी और हमारे कई अफसरों को जहनी अजियतें दिया करती थी। अब वो ऐसा नहीं करेगी।
उसे मालूम है कि सुपर मास्टर के कई ख्याल ख्वानी करने वाले आपके साथ हैं। अगर वो आप में से किसी को दिमागी तकलीफ पहुंचाएगी तो इसके जवाब में दाई माँ और पूजा के दिमागों में भी जलजले पैदा किए जाएंगे। वो अपनी परवरिश करने वाली दाई माँ को सगी माँ से ज़्यादा चाहती है, उसे तकलीफ पहुंचने नहीं देगी, इसलिए भी खामोशी इख्तियार किए हुए है। भारतीय फौज के अफसरान मुतमईन थे कि उन्हें अमेरिका से कई ख्याल ख्वानी करने वालों का ताउन हासिल हो रहा है और उनकी मौजूदगी के बायस वो शी तारा की इंतकामी कार्रवाई से महफूज हैं। फिर माइक हरारे से यह तय पाया कि शी तारा को गिरफ्तार करने के बाद उसे दिमागी कमजोरी में मुब्तला किया जाएगा। फिर भारतीय फौज के अफसरान अपने किसी भारतीय अमल के जरिए उस पर तनवीमी अमल कराएंगे और उसे भारतीय फौज की ताबेदार बनाएंगे। इस तरह भारतीय फौज को एक टेलीपैथी जानने वाली से बहुत से फायदे पहुंचते रहेंगे। माइक हरारे ने उन्हें सब्ज बाग दिखाए थे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए पाशा के सिलसिले में यह किया जा रहा था कि एक भारतीय हिप्नोटाइज करने वाले हिंदू जोगी को उस पर तनवीमी अमल के लिए बुलाया गया था और जोगी को समझाया गया था कि पाशा के दिमाग में यह नक्श किया जाए कि वो अपनी गैर मामूली समात व बसारत और बेपनाह जिस्मानी कुव्वत को भारत के मुफादात के लिए काम में लाया करेगा और भारत की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज के आला अफसरान के अहकामात की तामील करता रहेगा। इसके अलावा किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने अंदर नहीं आने देगा। पराई सोच की और ख़ुसूसन शी तारा की सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को भगा दिया करेगा। वो हिप्नोटाइज करने वाला जोगी 2 बड़े अफसरान की मौजूदगी में पाशा पर अमल शुरू करने वाला था। उधर हरारे ने 3D के डिमोरा को समझा दिया था कि वो पाशा के दिमाग में छुपा रहे। बज़ाहिर वो जोगी अमल करता रहेगा और कामयाब होता रहेगा, लेकिन बातन में जोगी के अमल के बाद डिमोरा तनवीमी अमल करेगा और पाशा के ज़हन में ये बातें नक्श करेगा कि वो बज़ाहिर भारतीय फ़ौज का वफादार रहेगा, लेकिन दर पर्दा डिमोरा का मामूल और ताबेदार रहा करेगा और डिमोरा की सोच की लहरों को कभी अपने अंदर महसूस नहीं करेगा। शी तारा के मुतल्लिक भी यही मंसूबा था कि वो गिरफ्तार होगी तो उसे दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाने के बाद हिप्नोटाइज करने वाले हिंदू जोगी उस पर भी तनवीमी अमल करके उसे भारतीय फ़ौज का वफादार बनाएगा, लेकिन दर पर्दा माइक हरारे उस हसीना पर अमल करके उसे अपनी कनीज़ बनाकर रखेगा। इस मकसद के लिए वह दिन के 11 बजे से शी तारा को कूचा कूचा और घर घर तलाश कर रहे थे। अब आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सुराग कैसे मिलता? वह दुल्हन बन चुकी थी, गज भर के घूंघट में छुपी बैठी थी और एक आरजी पतिदेव के साथ कार की पिछली सीट पर बैठी आगरा जाने के लिए दिल्ली की सड़कों से गुजर रही थी। उसके आगे पीछे दूसरी कारें और बसें वगैरह थी। चूंकि ये ज़्यादा लंबा सफ़र था, इसलिए तमाम गाड़ियां तेज़ी से जा रही थीं। एक चेक पोस्ट पर इस बारात की तेज़ रफ्तारी सुस्त पड़ गई। इन्हें रोका गया। पुलिस और फौज के अफसरान और सिपाही बसों के अंदर आकर बारात की औरतों को टटोलती हुई नज़रों से देखने लगे। अफसरान कारों के अंदर झांकने लगे। दूल्हा और उसके बाप वगैरह से बातें करने लगे। वहाँ ख्याल ख्वानी करने वाले डी क्रेन और डी हार्वे मौजूद थे। दूल्हा और उसके बुजुर्गों के ख्यालात पढ़कर मुतमईन हो रहे थे कि वो सब राजपूत हैं। दुल्हन को और दूसरी बराती औरतों को देख समझकर आगरा ले जा रहे हैं और शादी के दौरान कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं हुई है जिसे किसी तरह टेलीपैथी का शुबा होता, इसलिए उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे दी गई। इससे पहले का वाक़या यह है कि वो दुल्हन जो अपने दूल्हा और बारात के साथ जाने वाली थी, वो सैरज़दा होकर मकान के पिछले हिस्से से चोरी छुपे निकलकर पारस की टैक्सी में आकर बैठ गई थी। फिर पारस उसे लेकर आगरा के सिमत चल पड़ा। इस दौरान उसने नोटों की गड्डियों को और शी तारा के बैग से निकले हुए कुछ सामान को अगली पिछली सीटों के नीचे छुपा दिया। शहरज़दा दुल्हन अपने एक साथ बैग लेकर आई थी और सुल्ताना उसकी ज़ुबान से बोल रही थी, बेटे तुम एक सिख के भेस में हो, पंजाबी ज़ुबान भी बोल लेते हो। लेकिन दुल्हन के ख्यालात बता रहे हैं कि ये पंजाबी नहीं बोल सकेगी। पारस ने अपनी पगड़ी और मूंछ दाढ़ी नोच कर गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, लीजिए आंटी, आपकी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं सिख नहीं राजपूत हूँ और अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा हूँ। चेक पोस्ट पर फौजियों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसने रुकावट के करीब गाड़ी रोक दी। एक अफसर ने पूछा, ये औरत कौन है? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ये मेरी बहन है, ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आ गई थी। मैं इसे वापस ससुराल पहुँचाने जा रहा हूँ। रात के 1:30 बजने वाले हैं, क्या सुबह नहीं जा सकते थे? जनाब, मेरे बहनोई ने फ़ोन किया था, अगर ये सुबह से पहले वापस नहीं आएगी तो वह इसे तलाक दे देगा। पारस ने महसूस किया कि कोई उसके चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरे अफसर ने दूसरी खिड़की से झांक कर लड़की से पूछा, क्या ये सच कह रहे? तुम्हारा नाम क्या है? वो रोने लगी, फिर बोली, मेरा नाम राधिका है। मेरे ससुराल वाले बहुत मद्दमिजाज हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मगर मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं। मैं सिर्फ पति की खातिर जा रही हूँ। दूसरा टेलीपैथी जाने वाला राधिका की आवाज़ सुनकर उसके अंदर पहुंच गया। सुल्ताना पहले ही उसके अंदर बैठी चोर ख्यालात के तौर पर यह सोच पेश कर रही थी कि राधिका वाकई अपने शौहर को दिलो जान से चाहती है। उसे अंदेशा है कि वो सुबह से पहले ससुराल नहीं पहुंचेगी तो उसके शौहर की दूसरी शादी करा दी जाएगी। उधर पारस के ख्यालात बता रहे थे कि वो एक गरीब टैक्सी ड्राइवर है। बहन को महकमे में बिठाकर 3 वक्त की रोटियां नहीं खिला सकेगा। फिर यह कि वो मामू बनने वाला है, बहन के साथ भांजे भांजी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए सुबह से पहले आगरा पहुंचना और बहन को उसके पति के पास पहुंचाना ज़रूरी है। डिक्रेन ने उसके ख्यालात पढ़कर फौजी अफसर के दिमाग में कहा, तुम्हारे इंडिया में कितनी गरीबी है। तुम लोग एटम बम और मिसाइल बनाते हो और तुम्हारे मुल्क में एक भाई अपनी बहन का बोझ नहीं उठा सकता। ये मामूली ड्राइवर है, इसे जाने दो। जाने की इजाज़त मिल गई। सामने से रुकावट हटा दी गई।
वह टैक्सी स्टार्ट करके तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता चला गया। सलमान वगैरह ने मालूम कर लिया था कि बारात आगरा के किस मोहल्ले और किस मकान से आई थी। पारस बारात से बहुत पहले ही वहां पहुंच गया। टैक्सी से उतरकर थोड़ी दूर पैदल चलकर उस मकान के अहाते के अंदर आया, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? पारस ने पूछा, क्या यह सुंदरलाल जी का मकान है, वो जो दिल्ली में मुलाजमत करते हैं? नहीं बेटा, तुम्हें गलत पता दिया गया है, आसपास भी कोई सुंदरलाल नहीं रहता। बुढ़िया ने दरवाज़ा बंद कर दिया, बल्कि सलमान ने उसे बंद करा दिया। उसके ख्यालात पड़ने लगा। वो मकान भी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि वहाँ अभी दिल्ली से दुल्हन आने वाली थी। सब लोग बारात के साथ गए हुए थे। घर में एक बूढ़ा दादा और एक बीमार भाई था, बाकी 3 औरतें थीं। उनके ख्यालात से पता चला कि रात होने के बायस कोई सो रहा है, कोई ऊँग रहा है, सिर्फ वो बूढ़ी औरत जाग रही थी। सलमान, सानी और बारबरा ने बूढ़ी औरत को भी सुला दिया। सुल्ताना राधिका पर कब्जा जमाए उसे मकान के अंदर सुहाग के कमरे में ले आई। सुहाग की सेज पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थीं। सुल्ताना ने फिलहाल दुल्हन को पलंग के नीचे पहुंचाकर सुला दिया। बारात कोई 1 घंटे बाद आई। मोहल्ले में पहुंचते ही बैंड बाजे बजने लगे, आतिशबाजी शुरू हो गई, ताकि तमाम मोहल्ले वालों को मालूम हो कि इस मोहल्ले में एक दुल्हन लाई गई है। सीतारा दुल्हन के घूंघट में छुपी हुई थी। उसने सोच रखा था कि सुहाग कमरे में उसे पहुंचाकर दरवाज़ा बंद किया जाएगा, तो दुल्हा का दरवाज़ा खोलकर आने से पहले ही वो दरवाज़ा खोलकर भाग जाएगी। कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं होगा तो दुल्हा को ख्याल ख्वानी की लोरी सुनाकर सुला देगी, फिर मौका देखकर वहाँ से निकल जाएगी। उसने अपना बैग और लाखों रुपए हरनाम सिंह टैक्सी ड्राइवर को दे दिए। सिर्फ मोबाइल फ़ोन अपने लिबास में छुपा कर रखा था, क्योंकि पारस ने बाद में उसे किसी वक्त रब्ता कायम करने का वादा किया था। अब सानी, बारबरा, सुल्तान और सलमान वहाँ की जवान लड़कियों के दिमागों में थे। वो लड़कियाँ गीत गाती हुई, कुछ रस्में अदा करती हुई घूंघट में छुपे दुल्हन को ले जा रही थी। फिर वो उसे सुहाग के कमरे में लाई और उसे फूलों की सेज पर बिठा दिया। इसके बाद हंसती खिलखिलाती हुई चली गई। उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अब उसे दुल्हा आकर खोलने वाला था। सुल्ताना ने पारस के पास आकर कहा, सीतारा कमरे में अकेली है, उससे रब्ता करो। उसने मोबाइल फ़ोन निकालकर रब्ता किया। रब्ता होते ही सीतारा की सरगोशी में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, कौन? पारस, ये तुम हो? पारस, हाँ मैं हूँ। तुम जिस सेज पर बैठी हो उसके नीचे असली दुल्हन सो रही है। उसे फ़ौरन अपना दुल्हन वाला लिबास पहनाकर सेज पर लेटाओ। उससे पहले दरवाजे की चिटकनी अंदर से लगा लो, ताकि अचानक वहाँ कोई ना आ सके। इस कमरे में दूसरा दरवाज़ा भी है। पारस, तुम कहाँ हो? तुमने ये सब कुछ कैसे किया? ऐसे सवालात में वक्त ज़ाया न करो, फ़ौरन उसे पलंग के नीचे से निकालो। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। सीतारा ने सेज से उतरकर पलंग के नीचे देखा। राधिका के अंदर सुल्ताना थी। वो जाहिर कर रही थी कि जैसे राधिका नीम गनूदगी या नीम नशे की हालत में है। उसने राधिका को करवटें बदलाकर पलंग से बाहर पहुंचा दिया। उसे दुल्हन बनाने में सीतारा की यूँ मदद की कि उसे टेलीपैथी का शुबा न हो। वो सोच रही थी कि पारस ने दुल्हन को नशे की कोई दवा खिलाई है। कश्मीर में पारस का कोई टेलीपैथी जानने वाला अजीज उसकी मदद के लिए नहीं आता था। लिहाजा दिल्ली और आगरा में भी पारस अपने तौर पर मेहनत करके उसे दिल्ली शहर से बाहर फौजियों के ज़बरदस्त पहरे से निकाल लाया है। राधिका को दुल्हन का लिबास पहनाकर सेज पर लिटाने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई और ना ही ज़्यादा वक्त लगा। सुल्ताना का दर पर्दा ताउन जारी रहा था। सीतारा ने दुल्हन का उतारा हुआ आम सा लिबास पहना, दरवाजे की चिटखनी नीचे गिराई ताकि दुल्हा का रास्ता ना रुके। फिर वह दूसरे दरवाजे को खोलकर मकान के दूसरे हिस्से में आई। वहाँ कुछ औरतें आ जा रही थीं, कुछ अपने सोने के लिए जगह बना रही थी। सीतारा को भी दूर की कोई रिश्तेदार समझा गया। एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन के कमरे में क्या कर रही थी? वो बोली, मैं दुल्हन के साथ मैके से आई हूँ। राधिका को प्यास लग रही थी, उसे पानी पिलाकर आ रही हूँ। वो बूढ़ी मुतमईन हुई। कुछ ख्याल ख्वानी करने वालियों ने उसे मुतमईन किया और सीतारा उस मकान के पिछले हिस्से से बाहर चली गई। सुल्ताना ने राधिका के दिमाग से गफलत दूर की। वो उठकर सेज पर बैठ गई। हैरानी से सजे हुए कमरे को देखने लगी और सोचने लगी कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई है। सामने दीवार पर उसके दुल्हा की एक बड़ी सी तस्वीर मुस्कुरा रही थी। उसने शादी से पहले अपने होने वाले पति की ऐसी ही एक तस्वीर मैके में देखी थी। दुल्हन की तरह सजा हुआ कमरा बता रहा था कि वो अपने पिया के घर पहुँच गई, मगर कैसे? वो अपने दुल्हा के साथ कार में नहीं बैठी थी, दिल्ली से आगरा तक सफ़र नहीं किया था। फिर अपनी ससुराल अपने दुल्हा के कमरे में कैसे आकर बैठ गई? उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका सर चकरा रहा था। सुल्ताना किसी हद तक उसे संभाल रही थी। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसने जल्दी से लंबा सा घूंघट निकाल लिया। दुल्हा आया था, दोनों दरवाज़ों को अंदर से बंद कर रहा था। फिर वो उसके पास आकर बैठ गया, मोहब्बत के मुकालमे अदा करने लगा। उसे सोने की एक अंगूठी पहनाई, फिर घूंघट उठाकर उसका हसीन मुखड़ा देखा। वो शर्मा रही थी। ऐसे वक्त दुल्हन बोला नहीं करती। उस रात सिर्फ दुल्हा बोलता है और दुल्हन सुनती है। फिर बाकी ज़िंदगी दुल्हन बोलती रहती है और दुल्हा सुनता रहता है। सुबह तक ज़रा बेतकल्लुफ़ी हुई तो राधिका ने पूछा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? वो बोला, यह सपना नहीं, आज हमारी ज़िंदगी की सुबह हुई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुल्हन बनकर आपके साथ नहीं आई थी, जादू से यहाँ पहुँच गई थी, या फिर मैके से गहरी नींद की हालत में रुखसत हुई थी। आंख खुली तो खुद को इस बिस्तर पर पा रही हूँ। वो हंसने लगा, हंसते हंसते प्यार करने और बोलने लगा, मेरी जान, हम राजपूत हैं, अपनी दुल्हन को तलवारों की छाँव में साथ लाती हैं। तुम मेरे साथ मैके से यहाँ ससुराल आई हो।
वह जवाबन कुछ न कह सकी। सुल्ताना ने उसकी सोचें गड़मड़ कर दी। आखिर वह थक कर अपने दिल में बोली, मैं कभी ऐसे नहीं सोई। जवानी में लड़कियां सपने देखती हैं, सपनों में साजन को देखती हैं, फिर आंख खुलने पर खुद को बिस्तर पर तन्हा पाती हैं। मैं अजीब तरह सोई कि जब आंख खुली तो बिस्तर पर तन्हा नहीं हूं, अपने पति की आगोश में हूं। सुल्ताना, सानी, बारबरा और सलमान सब वापस चले गए। सलमान ने पारस के पास आकर पूछा, बोलो बेटे और क्या चाहते हो? पारस ने कहा, मेरे सामने खड़ा हुआ ये शख्स दिल्ली जा रहा है। मैंने इसे कहा है कि यह टैक्सी को ड्राइव करके दिल्ली ले जाए और खान मार्केट के गैराज के सिख मालिक को इसकी यह टैक्सी वापस कर दे। मैं चाहता हूँ आप बाद में चेक कर लें कि ईमानदारी से टैक्सी वहां पहुंचाएगा या धोखा देगा। सलमान ने उस शख्स की आवाज़ सुनने के बाद कहा, इसे टैक्सी ले जाने दो। पारस ने टैक्सी उस शख्स के हवाले कर दी। फिर नींद पूरी करने एक होटल में आ गया। वहां एक कमरा हासिल करके बिस्तर पर आकर लेट गया। मोबाइल के जरिए शीतारा से रब्ता किया। फिर कहा, तुम दिल्ली से निकल आई हो, ये बात दुश्मनों को किसी वक्त भी मालूम हो सकती है, लिहाजा आगरा में भी क्या ना करो। सुबह की फ्लाइट से अमृतसर जाओ, फिर वहां से बम्बई और बम्बई से मुल्क के बाहर कहीं भी जाओ। तुम्हारी सलामती इसी में है। तुम जो कहोगे उसे हुक्म समझकर अमल करूंगी। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी पिछली गलतियां माफ़ कर दो। तुम मेरे करीब ही कहीं हो, तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे दुनिया जहान की दौलत मिल जाएगी। इस बार सुपर मास्टर का एक ख्याल ख्वानी करने वाला बहुत चालाक और बहुत शातिर है। हम इस मुल्क में एक साथ रहे तो किसी वक्त भी उसके हत्थे चढ़ जाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर और कोड नंबर नोट करो और भारत से बाहर जाने के बाद मुझसे रब्ता करो। अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी अलग कर रहा हूँ, इसलिए मेरी हदायत पर अमल करने से पहले रब्ता न करना। दैट्स ऑल। उसने फ़ोन बंद करके बैटरी को अलग किया, फिर दिमाग को हदायत देकर सो गया। उसने अपनी माँ के हुक्म की तामील करने के लिए बड़ी भाग दौड़ की थी। अब कामयाब होने के बाद थककर गहरी नींद सो रहा था। 3 घंटे के बाद आंख खुल गई। उसके पास सलमान आया था। उसने कहा, वह शख्स ईमानदार था, उसने वो टैक्सी बूढ़े सिख के गैराज में पहुंचा दी है। वह हरनाम सिंह के मुतल्लिक पूछ रहा था, उससे बात कर लो। सलमान चला गया। पारस ने मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगाई, फिर बूढ़े सिख से रब्ता कायम करने के बाद कहा, हरनाम सिंह आपको आदाब अर्ज करता है। मैंने सोचा आपकी टैक्सी आप तक पहुंच जाए तो बात करूंगा और आप जैसे मोहब्बत करने वाले और गरीबों से हमदर्दी करने वाले सिख को सलाम करके यह हकीकत बताऊंगा कि मैं मुसलमान हूँ और एक मजबूरी के बायस हरनाम सिंह बनकर आपके पास टैक्सी हासिल करने आया था। बुजुर्ग सिख ने कहा, बेटे, मोहब्बत और हमदर्दी किसी भी मजहब वाले से की जा सकती है। तुम अब भी मेरे लिए हरनाम सिंह हो। जब भी मेरी ज़रूरत हो मेरे पास आओ। तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने मेरी टैक्सी वापस की है। इस टैक्सी की अगली और पिछली सीटों के दरमियान तकरीबन 4 लाख रुपए हैं। हमारे सिख भाइयों को आज़ादी और खुद मुख्तारी का पैदाइशी हक है। मैं खालसा तहरीक के जयालों को हथियार खरीदने के लिए वो 4 लाख दे रहा हूँ। खुदा हाफिज। उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर गुस्ल वगैरह करके ताज़ा दम होने के लिए बाथरूम में चला गया। शीतारा उसकी हदायत पर अमल कर रही थी। अब उसके अंदर एक ही लगन थी कि पारस की हर बात को हुक्म समझकर इस तरह अमल करती रहे कि वो उसकी खताएं मुआफ़ करके फिर उसके पास चलाए। वो आगरा से अमृतसर, फिर वहाँ से बम्बई जाने लगी। इस सफ़र के दौरान उसने ख्याल ख्वानी के जरिए सबसे पहले दाई माँ की खबर ली। पता चला वो बहुत बीमार है। दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों ने उस बूढ़ी के मुकफ्फल दिमाग में पहुंचने के लिए एक भारतीय अफसर के जरिए उसे हिसाबी कमजोरी में मुब्तला किया था। अब वो एक मिलिट्री अस्पताल में फौज की निगरानी में ज़ेर इलाज थी। पाशा के साथ भी यही सलूक किया गया था, लेकिन वह उसके दिमाग में ना पहुंच सकी। इससे जाहिर हुआ कि दुश्मनों ने उस पर तनवीम अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। पूजा भी फौजियों की निगरानी में थी।